Hello everyone. Today we are going to start with NCERT exemplar problems of chapter number 4, that is chemical bonding and molecular structure. So without wasting time, let us start with the first question. So isostructural species are those which have same shape and hybridization. तो यहाँ पर देखिए आइसोस्ट्रक्चरल सीरीज स्पीशीज़ किसको कहा है? आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो ऐसी स्पीशीज़ जिनका स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, यानी शेप उनकी सेम है, ठीक है। और उनमें जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन तो आती होगी आपको निकालने की, sp3 है या sp2, ठीक है, जो हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो वो भी सेम है। तो मतलब शेप भी सेम है और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तो उनको आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज़ हम कहते हैं। तो अमंग द गिवन स्पीशीज आइडेंटिफाई द आइसोस्ट्रक्चरल पेयर्स, कि आपको ये देखना है कि कौन से इनमें से कौन से वाले में आपका शेप भी सेम आएगा, यानी स्ट्रक्चर सेम आता है, और साथ के साथ हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आता है। तो इसको देखिए, इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आपको चाहिए वो चाहिए दैट हाउ टू फाइंड द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए, नंबर ऑफ़ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालने का एक फार्मूला होता है जो आपको याद रखना है, नंबर ऑफ़ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो नंबर ऑफ़ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला है दैट इज़ इक्वल टू, ठीक है, एच। एच मतलब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर है, किसके इक्वल है? हाफ, ठीक है। देन इन द ब्रैकेट v प्लस एम माइनस सी प्लस ए। समझें इसमें v क्या है? v मतलब आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे किस पे? आपके सेंट्रल एटम पे, ठीक है। जो भी आपका जो भी मॉलिक्यूल आप यहाँ पे लेकर चल रहे हो, स्पीशीज लेकर चल रहे हो, उसके सेंट्रल एटम पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो, ठीक है। m क्या है? m है मोनोवेलेंट एटम, कि उस सेंट्रल एटम के साथ कितने मोनोवेलेंट एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये मैं जैसे आपको एक एग्जांपल दूंगा तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सारे लेकर चलेंगे और इनकी शेप और हाइब्रिडाइजेशन हम निकालेंगे। सी मतलब चार्ज ऑन कैटायन, सी से कैटायन हो गया तो इट इज़ चार्ज ऑन कैटायन। और ए मतलब चार्ज ऑन एनायन, ए मतलब चार्ज ऑन अनायन। तो अब एक एक करके हमें क्या निकालना है, हम एक एक करके निकालते हैं। पहले मैं चलता हूँ फर्स्ट पार्ट के साथ, यानी पहला केस में लेकर चलता हूँ ए पार्ट। ए पार्ट है आपका NF3, ठीक है, और NF3 इधर ले लिया और BF3 मैंने यहाँ पर ले लिया। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं नंबर ऑफ़ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ। देखिए, सेंट्रल एटम क्या है यहाँ पे? नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ फ्लोरीन अटैच्ड है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। तो पहले ऑर्बिट में 2 और अगले में 5, तो लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो नाइट्रोजन के इसमें 5 हो गया। प्लस आपको क्या करना है? एम क्या है? मोनोवेलेंट। क्या फ्लोरीन मोनोवेलेंट एटम होता है? बिल्कुल, क्योंकि फ्लोरीन का जो वैलेंसी होती है, ठीक है, वो -1 की आप बोल सकते हो या 1 की आप वैलेंसी बोल सकते हो, इसमें रहती है, तो इसीलिए मोनोवेलेंट हुआ, ठीक है। तो कितने एटम लगे हैं मोनोवेलेंट इसके साथ? 3 लगे हैं, तो आपने 3 ऐड कर दिया। क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है, ना ही कैटायन है ये, ना ही एनायन है, तो कोई चार्ज नहीं है, तो साथ में ज़ीरो आएगा, ठीक है। इसका क्या करना है? हाफ करना है। तो 5 और 3 कितने बने? 8 बने, 8/2 4 बने। तो ये 4 क्या है? 4 ये नंबर ऑफ़ हाइब्रिड ऑर्बिटल आई। नंबर ऑफ़ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी बन गई sp3, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। और इसमें बॉन्ड पेयर कितने बन रहे हैं? देखिए, बॉन्ड तो नाइट्रोजन 3 फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा, तो इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं। अब ऑर्बिटल्स तो 4 हैं, तो चौथी ऑर्बिटल इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। तो इसमें कौन सी थ्योरी लगानी है आपको? वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग आप इसका जो है स्ट्रक्चर भी बता सकते हो। तो 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो आपका स्ट्रक्चर बनता है, या आपकी शेप बनती है पिरामिडल शेप। इट इज़ योर पिरामिडल शेप, ठीक है। अब मैं वो स्ट्रक्चर बनाकर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इतना डिटेल में जानने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो फटाफट से ये मैंने निकाल दिया। वैसे इसमें भी जस्ट अगर आप हाइब्रिडाइजेशन ही चेक कर लें तो आपका जल्दी आंसर हो जाएगा। बट अगर ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो कम से कम 25% ऑफ दिस चैप्टर इज़ डन, क्योंकि 25% इस चैप्टर में
क्वेश्चन जो है आपका या तो हाइब्रिडाइजेशन में पूछा जाता है या स्ट्रक्चर पे पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है। अब बी एफ थ्री में बी क्या है, बोरोन है। अब बोरोन का आपको पता ही है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। ठीक है। एटॉमिक नंबर 5 होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन। तो पहले ऑर्बिट में 2 और अगले में 3, तो 3। अब फ्लोरीन अगेन मोनोवेलेंट एटम है, कितने हैं, 3 है। क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? कोई भी चार्ज नहीं है, तो ना ही ये कैटायन है ना ही एनायन है, ज़ीरो। तो ये कितना हो गया, ये 6/2 हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन बन गई sp2, एक s और p के 2, टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। और वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अब देखिए 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल है और तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर है, तो मतलब बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर तो है ही नहीं, ज़ीरो लोन पेयर। तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज़ ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है। मतलब एक ट्रायंगल की फॉर्म में, मतलब ये जो आपके फ्लोरीन लगे हैं ना, ये ट्रायंगल की फॉर्म में लगे हैं, जैसे बोरॉन इधर फ्लोरीन इधर, ऐसे ट्रायंगल की फॉर्म में। और मतलब ये एक प्लेनर, मतलब एक 2D शेप में है, ये एक ही प्लेन में है। बट यहाँ पर नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, और ये आपका जो है पिरामिडल स्ट्रक्चर है, लाइक दिस। अब ये 3 डायमेंशनल में होता है। ठीक है। तो मैं मतलब ज़्यादा डिटेल में स्ट्रक्चर्स पे नहीं जाऊँगा। बाकियों के तो चलो एक फर्स्ट पार्ट के मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखा दिए, बट बाकियों की सिर्फ मैं जल्दी जल्दी ही बताऊँगा अब आपको। तो ऐसे ही जल्दी से देख लीजिए बी पार्ट में। अब बी पार्ट में पहला ऑप्शन है BF4 नेगेटिव है, और दूसरा है इसी के साथ आपका NH4 पॉजिटिव। तो BF4 नेगेटिव के साथ चलते हैं, तो बोरॉन, बोरॉन पे क्या है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस फ्लोरीन कितने हैं, 4 हैं, मतलब मोनोवेलेंट एटम 4 हैं। और माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज है तो एनायन है, और एनायन आपने ऐड करना है, तो कितना चार्ज ऐड करना है, सिर्फ माइनस लिखा है तो कितना, मतलब -1 है ये, तो मतलब आपको एक ऐड करना है। तो कितना हुआ, 4 3 7 और एक 8, तो 8/2 कितना बन गया, 4 बन गया। ठीक है। अगेन 4 आया, तो 4 का मीनिंग क्या, 4 का मीनिंग है दैट इट इज़ अगेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब बोरॉन के ऊपर कोई लोन पेयर तो है नहीं। ठीक है। और टोटल 4 ऑर्बिटल हैं और इसके बॉन्ड पेयर भी 4 हैं, तो 4 बॉन्ड पेयर हो गए। और लोन पेयर कितने हो गए, लोन पेयर 0 हैं, 0 लोन पेयर। ठीक है। तो ये आपका जो है ये स्ट्रक्चर बन जाता है आपका, आप बोल सकते हैं इट इज़ द टेट्राहेड्रल। ये हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे। ठीक है। शेप भी बता दिया आपको, स्ट्रक्चर बता दिया टेट्राहेड्रल। अब NH4 पॉजिटिव, इसमें आप देख लीजिए अब नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन पे अभी निकाले थे हमने, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 रहते हैं। अब हाइड्रोजन भी क्या है, मोनोवेलेंट एटम है, कितने हैं, 4 हैं। अब ऊपर क्या है, चार्ज प्लस है, प्लस चार्ज का मतलब ये कैटायन है, कैटायन में माइनस करते हैं जितना भी चार्ज आता है, तो चार्ज हमने माइनस कर दिया। तो कितना बन गया ये, 5 4 9, 9 में से एक गया 8, 8/2। अगेन 4 आ रहा है। अब ये चारों के चारों क्या हैं हमारे, देखिए 4 के 4 और चारों बॉन्ड पेयर हैं ये। ठीक है। तो क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन आपकी 4 मतलब sp3 हुई, तो 4 ऑर्बिटल्स हैं, तो चारों बॉन्ड पेयर बन गए, तो लोन पेयर तो 0 बने। तो यानी अगेन कौन सी ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। तो अब ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, इट इज़ अ राइट आंसर। क्योंकि हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा है कि दोनों का जिसमें हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो और जिसका स्ट्रक्चर भी सेम हो, उन्हीं को तो आइसो स्ट्रक्चरल बोलते हैं। तो आपका बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे ही आप बाकियों का करके देख सकते हैं, हालांकि बी पर ही आंसर आ गया हमारा, बट चलिए सी और डी भी आपको एक बार निकाल कर चेक करा देते हैं कि इसमें अलग बनेगा। ठीक है। तो पहला सी में पहला है BCl3, और दूसरा है आपका BrCl3। ठीक है। तो ये तो बोरॉन है और ये ब्रोमीन है। तो बोरॉन में, अब पहले बोरॉन के लिए निकाल लेता हूँ। बोरॉन में आपको पता ही है 3 है आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन जहाँ की मोनोवेलेंट एटम होता है, तो 3 ये आगे, क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, तो साथ में 0। तो 6/2, 6/2 कितना बन गया, 3 बन गया। अब 3 के केस में हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 हो गई। अब ये जो 3 ऑर्बिटल्स बन रही हैं, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर बन रहे हैं। बोरॉन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होता, तो 0 लोन पेयर है यहाँ पे।
ठीक है। 3 + 0 देखो टोटल ऑर्बिटल 3 आ गई। तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपका BCl3 है ये ट्रायंगुलर प्लेनर है, तो ये बन गया आपका ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है। वहीं पे BrCl3 की आप निकाल लीजिए हाफ। जो ये ब्रोमीन है आपका, ब्रोमीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लेते हैं 7। ठीक है। अब क्लोरीन जो है दैट इज और मोनोवेलेंट एटम कितने हैं 3। क्या इसके ऊपर कोई भी चार्ज आ रहा है? कोई चार्ज नहीं आ रहा, तो साथ में 0, क्योंकि ना ही ये कैटायन है ना ही ये एनायन है। ठीक है। तो कितना बन गया आपका हाफ, 7 3 10। तो 10/2 इज़ 5। अब 5 के केस में हम लेते हैं, देखिए ये बन गया sp3 और साथ में d। टोटल एक s है एक d है, तो 2 हो गए और 3 ऑर्बिटल p की, तो टोटल 5 ऑर्बिटल हो गई। ठीक है। तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ चुकी हैं। अब ये जो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं आपके। ठीक है। 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो लोन पेयर कितने आ गए? लोन पेयर 2 आ गए, 2 लोन पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। तो इसकी जब आप जो आप इसका वो देखोगे ना, क्या कहते हैं, इसकी आप शेप देखोगे या स्ट्रक्चर देखोगे, तो इसके इसमें आपका बनता है 3 बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर आप इसको पिरामिडल स्ट्रक्चर बोल सकते हो। इट इज़ अगेन अ पिरामिडल, या फिर डिस्टॉर्टेड, जो है थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होता है, बट होता पिरामिडल स्ट्रक्चर ही है। तो इसके से ये अलग हो गया और हाइब्रिडाइजेशन भी अलग हो गई, तो ये तो आइसोस्ट्रक्चरल नहीं हो सकते। अब आपका सिर्फ लास्ट वाला रह गया, उसको भी चेक कर लो। डी पार्ट, यहाँ पर तो है अमोनिया दैट इज़ NH3, और यहाँ पर है आपका NO3 नेगेटिव। ना हेयर इट इज़ NO3 नेगेटिव। ठीक है। तो एक आ गया आपका NO3 नेगेटिव। तो सबसे पहले तो अमोनिया के लिए निकाल लेता हूँ मैं। अमोनिया में हाफ ले लिया आपने। ठीक है। अब नाइट्रोजन का क्या है? नाइट्रोजन की तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानते ही हैं आप लोग। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 5। अब हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है, मोनोवेलेंट एटम है, तो 3। क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है, तो 5 3 8। 8/2, तो कितना आ गया? 4 आ गया। अब 4 का मीनिंग क्या है? 4 का मीनिंग बनता है दैट इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और स्ट्रक्चर आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है। अब 4 ऑर्बिटल्स में से 3 तो बॉन्ड पेयर बन गए हैं, आपको दिख रहा है, क्योंकि S3 है तो 3 बॉन्ड पेयर हैं, और नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, तो टोटल हो गए ना 4, 3 और 1 4। तो 3 बॉन्ड पेयर बन गया, एक लोन पेयर बन गया, तो स्ट्रक्चर कौन सा हो गया? इट इज़ द पिरामिडल स्ट्रक्चर, अगेन पिरामिडल। ठीक है। अब NO3 नेगेटिव में आप निकालना चाहते हैं, तो देखिए नाइट्रोजन का तो हो गया 5, सो हाफ ऑफ नाइट्रोजन का 5। अब ऑक्सीजन तो डायावेलेंट होता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो यानी यहाँ इसके नाम पे तो 0 आएगा। ठीक है। ऑक्सीजन का ये मोनोवेलेंट एटम नहीं है, तो 0। ठीक है। अब चार्ज के मामले में क्या है? तो ये एक एनायन है, तो एनायन का चार्ज ऐड होता है, तो +1। तो 5 और एक 6, 6/2। कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गई? 3 आ गई। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2। ठीक है। तो 3 ऑर्बिटल्स में तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं, तो कौन सा ज्योमेट्री मिल गया आपको? ट्रायंगुलर ज्योमेट्री मिल गया। ठीक है। ट्रायंगुलर प्लेनर बोल सकते हो आप इसको, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो आपने देखा कि किसी में भी ना हाइब्रिडाइजेशन मिल रही है, ना ही आपकी शेप्स मिल रही हैं, सिर्फ सिवाय बी के। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। So now comes the second question, that polarity in a molecule and hence the dipole moment depends primarily on electron negativity of the constituent atoms and shape of molecule। तो यहाँ पे दो बातों के बारे में बताया जा रहा है कि पोलैरिटी, या फिर आप डायपोल मोमेंट भी बोल सकते हैं, ये दोनों चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं आपकी, कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी है आपके एलिमेंट्स की या कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स जो वहाँ पे लगे हैं उनकी, या फिर उनकी जो है शेप क्या है। ठीक है। तो आपको बताना है फिर इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसका हुआ इनमें से। तो देखिए पहला क्या है आपका? पहला है CO2। तो CO2 की शेप आपको पता होती है कि CO2 तो सिंपल शेप होती है, आपको देखिए लीनियर, ऐसे लीनियर शेप होती है। ठीक है। अब ये जो लीनियर शेप है हमारी, इसमें आप
आपको पता है कि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेना है जो भी यहाँ पर एलिमेंट्स लगे होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको क्या देखना है, आपको डिफरेंस लेना है। अच्छा, डिफरेंस किस किस का लेना है आपको, कार्बन एंड ऑक्सीजन का। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है, बट उसकी वजह से क्या हुआ कि डाइपोल, ये तो पोलर है, ये भी पोलर है, बट आपस में क्योंकि ये आपका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री आ गई, ठीक है, तो उसकी वजह से ये आपस में कैंसल हो जाएंगे और नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ज़ीरो डाइपोल मोमेंट। अब हमें तो हाईएस्ट बताना है, तो ये तो लोएस्ट हो गया सबसे। वैसे ही बी पार्ट का चेक कर लो, एच आई। अब एच आई में हाइड्रोजन और आयोडीन। आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो होता है, बट इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो नहीं होता। ठीक है, आयोडीन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फ्लोरीन तो उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो ये इतना ज़्यादा इसका डाइपोल मोमेंट नहीं आता। अब वाटर के केस में, H2O के केस में देखिए क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन। ठीक है, तो बेंट वी शेप होता है जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन काफ़ी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर काफ़ी आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बनता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखते हैं तो इसका डाइपोल मोमेंट भी आएगा और काफ़ी ज़्यादा आएगा, तो सबसे ज़्यादा इसी का ही होगा आपका सी ऑप्शन का। ठीक है, और डी में क्यों नहीं है, क्योंकि डी में देखिए सल्फ़र और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस देखना है। तो सल्फ़र और ऑक्सीजन में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जितना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में है। अगर मैं इनकी आपको वैल्यूज़ भी बता दूं तो आप बहुत ही अच्छे से देख पाएंगे। जैसे CO2 के केस में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो है वो 0 डायोप्टर आती है। ध्यान रखिएगा, डायोप्टर जो है दैट इज़ दी SI यूनिट फॉर डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर ये जो D लिखा हुआ है इसको डायोप्टर बोलते हैं। ठीक है, वैसे HI के केस में जस्ट ये आपको पेपर में निकालनी नहीं है, वैल्यूज़ नहीं निकालनी है, बस आपको एक, आपको दिखाने के लिए बता दिया भाई कितनी कितनी होती, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि सबसे ज़्यादा किसकी है यहाँ पे। ठीक है, और SO2 के लिए कितना हो गया आपका डायपोल मोमेंट, दैट इज़ 1.62 डायोप्टर। तो आप इजीली देख सकते हैं कि देखिए जी सबसे ज़्यादा तो इसी का ही डायपोल मोमेंट आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। स्ट्रक्चर तो ये भी कुछ कुछ ऐसा ही बन रहा है, बट यहाँ पर सल्फ़र और ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना यहाँ पर है। ठीक है, सो योर ऑप्शन इज़ सी। So now comes our next question. The types of hybrid orbitals of nitrogen in NO2, यहाँ पर साइन ठीक कर लीजिएगा, इट इज़ NO2 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली आर एक्सपेक्टेड टू बी। अब इनमें से क्या ऑप्शन है हमारा। ठीक है, तो मतलब हमें क्या निकालना है, हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। क्या निकालनी है, हाइब्रिडाइजेशन। तो यानी हमें कॉन्सेप्ट तो वही लगाना पड़ेगा जो हमने थोड़ी देर पहले लगाया था। वो कौन सा कॉन्सेप्ट था कि नंबर ऑफ़ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है हाफ ऑफ V प्लस एम, ठीक है, माइनस सी प्लस ए, जिसमें V क्या है, V तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके, सेंट्रल एटम के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि M क्या है यहाँ पे। तो व्हाट इज़ M हेयर, M आपको बताया गया है कि M तो मोनोवेलेंट एटम है, कि उस सेंट्रल एटम के साथ कितने मोनोवेलेंट एटम लगे हुए हैं। ठीक है, C क्या है, चार्ज ऑन कैटायन, और चार्ज ऑन कैटायन को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। और A क्या है, A होता है चार्ज ऑन एनायन। ठीक है, तो ऐसे ही अब हमें क्या कर लेना, अब हमें इन तीनों का निकाल लेना है, तीन का ही निकालना है। तो पहले हम देख लेते हैं NO2 पॉजिटिव को। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट हाइब्रिडाइजेशन ही पूछिए तो हम हाइब्रिडाइजेशन ही निकालेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं निकालना है हमें। ठीक है, तो मैंने लिख लेता हूँ तीनों को। फिर अब जानते हैं आप कि नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं, वो तो होते हैं 5। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है,
अब उसके बाद हमें ऐड करने हैं मोनोवेलेंट एटम, बट ऑक्सीजन तो क्या होता है, ऑक्सीजन इज़ अ डाईवेलेंट, ऑक्सीजन को हम डाईवेलेंट लेते हैं, ठीक है, दैट इज़ नॉट मोनोवेलेंट, तो जीरो आएगा यहाँ पे क्योंकि डाईवेलेंट है। अब ये क्या है, ये तो कैटायन है, और कैटायन के चार्ज को क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो प्लस चार्ज मीन्स आपको 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 5 में से 1 गए 4, तो 4/2 कितना बन गया, 2 बन गया। और 2 के केस में हाइब्रिडाइजेशन आती है sp, ठीक है, sp मतलब एक s और एक p, तो कितना हो गया, 2 हो गया ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको देखना है यहाँ पे NO3 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव में क्या है कि हाफ आ गया, नाइट्रोजन का हो गया 5, और ऑक्सीजन क्या है, डाइवेलेंट है, तो उसका ले लिया आपने 0। अब माइनस जो चार्ज है तो मतलब ये एनायन है, और एनायन में चार्ज आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो +1 कितना बन गया, ये बन गया 6/2, जो कि 3 आ गया, 3 का मतलब sp2 है, ठीक है। 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक s के p के 2, इसमें 2 ऑर्बिटल हैं, एक s और एक p, ठीक है। वैसे ही NH4 पॉजिटिव आपको निकालना है। वैसे तो हालांकि हमें अंदाज़ा लग चुका है कि हमारा आंसर क्या है, एक sp, पहला sp और दूसरा sp2, तो पहला sp और दूसरा sp2 कौन से ऑप्शन में है, इसमें, तो यानी तीसरा फिर sp3 बनना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, तो चेक कर लेते हैं। सो नाइट्रोजन की तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। अब हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो जो हाइड्रोजन है दैट इज़ अ मोनोवेलेंट, कितने लगे हुए, 4, और साथ में प्लस चार्ज मतलब भी कैटायन का काम कर रहा है, तो कैटायन में चार्ज को माइनस करते हैं हम, तो ये किया मैंने माइनस, तो कितना बना, 5 और 4 9, 9 में से 1 गया 8, तो 8/2 अगेन इज गिविंग मी 4। 4 का मीनिंग क्या है, 4 मीन्स इट इज़ sp3, इट इज़ आर sp3 ऑर्बिटल, तो sp3 आ गया, तो हमारा सही आंसर क्या बन रहा है यहाँ पे, बी ऑप्शन। सो नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन मैनी कंपाउंड्स, एग्जांपल H2O, HF, NH3, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, पहले तो ये जान लीजिए, जैसे नाम बता रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन आ रहा है, तो मतलब ऐसा बॉन्ड जिसमें एक तो लगा हो हाइड्रोजन और दूसरा इसके साथ अटैच हो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो हैं वो पूरे पीरियोडिक टेबल में 3 होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद आता है नंबर ऑक्सीजन का, उसके बाद आता है नाइट्रोजन का। फ्लोरीन का लगभग लगभग 4 होता है नंबर, ऑक्सीजन का 3.5। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यूज़ बता रहे हैं कि 4 है, 3.5 है, और नाइट्रोजन के लिए 3 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनते हैं वो इन कंपाउंड्स में बन रहे हैं, ठीक है। तो जैसे वाटर दे दिया, HF दे दिया, NH3 दे दिया, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड आपको दे दिया है। अब आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच कंपाउंड्स डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंड ऑन दी स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और दूसरा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो कहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है आपका, बॉइलिंग पॉइंट 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहला है कि स्ट्रेंथ क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड की। अब स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है वो डिपेंड करता है कि जो दो एलिमेंट्स लगे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड को मैं डॉटेड लाइन के साथ शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बनता है तो वहाँ पर इस हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है, अब हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा है। देन नंबर आएगा कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, फिर नंबर आएगा सबसे लास्ट में आपका अगर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। कौन से बॉन्ड की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पर तो आपको बता दिया कि ये जो है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्ट्रेंथ के मामले में। अब दूसरा हम बात करते हैं कि नंबर कितना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स की, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं इस पर भी वो डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, अब यहाँ तो हमें मॉलिक्यूल उठाना पड़ेगा, तो मैं मॉलिक्यूल उठा लेता हूँ। अब वाटर के केस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं 4। किस तरह से बनते हैं मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन अगेन किससे अटैच होगा,
किसी ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होगा। अभी जो डॉटेड लाइन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रही है, ठीक है, लाइक दिस। तो ये भी आगे किसी ऐसे डॉटेड, ठीक है, लाइक ऐसे। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैं एक, इसको आप फिर कंप्लीट करके बना सकते हो ऐसे, ठीक है, यहाँ भी आप इसको कंप्लीट करके बना सकते हो कि ये किसी और मॉलिक्यूल के साथ अटैच है। तो अगर आप एक मॉलिक्यूल को देखें ना, कि एक मॉलिक्यूल हमारा वाटर का, तो वो कितनी जगह अटैच है। देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, एक डॉटेड लाइन, एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, ठीक है। तो इसको केज लाइक स्ट्रक्चर भी हम बोलते हैं, ठीक है, जो कि आइस में होता है हमारा केज लाइक स्ट्रक्चर। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। और कितने बन रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक दो तीन चार, टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड चार हो गए, ठीक है। वैसे ही अगर आप हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करेंगे तो उसमें कितने हैं, उसमें आपका ए एच एफ है, तो इधर से भी आपका एच के साथ जुड़ा हुआ है और इधर से आपका एफ के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स दो ही बनते हैं। और अमोनिया में तो आप निकाल सकते हो कि अमोनिया में भी आपके कितने बनेंगे आपके, कि अमोनिया है ना NH3, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि एक नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ा होगा, ये नाइट्रोजन के साथ लगेगा आपका, और जो है ये वाला आपका हाइड्रोजन के साथ लगेगा, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, क्योंकि मेन अब हमने ये दो ही देखने हैं। तो इन दोनों में, क्योंकि स्ट्रेंथ तो एच एफ की ज़्यादा है, बट यहाँ पर बॉन्ड तो हाइड्रोजन बॉन्ड दो ही बन रहे हैं, और इसकी स्ट्रेंथ थोड़ा इससे कम है, बट इसमें चार बन रहे हैं। तो उसके हिसाब से जो है आपका बनेगा बी ऑप्शन। यानी आपको दोनों फैक्टर्स को लेकर देखना है। अगर दोनों फैक्टर्स को आप लेकर चलते हैं तो ये वाला जो है आपका वाटर में सबसे जो है वो स्ट्रॉन्ग आपकी जो है, एक तो स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी ज़्यादा बन रहे हैं, तो जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, देन फॉलोड बाय एच एफ, देन फॉलोड बाय NH3। सो दैट इज़ द रीज़न हियर। सो नाउ कम्स द फिफ्थ क्वेश्चन, that in PO4 3 negative ion the formal charge on oxygen atom of PO4 bond is। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है किसका, पी फॉस्फोरस और ऑक्सीजन बॉन्ड का, ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। एक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है, कि लुईस के स्ट्रक्चर किस तरह से बनते हैं वो, और साथ में इंक्लूड करना है आपने फॉर्मल चार्ज के कॉन्सेप्ट को, एंड फॉर्मल चार्ज। तो सबसे पहले तो देखिए मैं किस तरह से PO4 3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाता हूँ और किस तरह से फॉर्मल चार्ज निकालता हूँ मैं ऑक्सीजन पे। तो PO4 3 नेगेटिव के लिए आपको पता है कि फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है यहाँ पे, और ऑक्सीजन जो है वो चार लगे हुए हैं, तो आपने पहले तो यही चीज़ लगानी है, ठीक है। फिर ये सबसे पहले बनाने के बाद आपको लगाना होता है इसमें ऑक्टेट रूल, ठीक है, ऑक्टेट रूल हम लगाते हैं। अब ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग फॉस्फोरस की तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, दो दो चार दो छः दो आठ। अब ऑक्सीजन के कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए बॉन्ड पेयर के, और बाकी मैंने इस पे लोन पेयर लगा दिए, तो दो दो चार दो छः, ऐसे ही यहाँ लगा दिए, ऐसे ही इस ऑक्सीजन पर भी है, और ऐसे ही इस ऑक्सीजन पर भी आपके जो हैं वो लोन पेयर लगा दिए गए हैं, या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लगा दिए गए हैं। अब यहाँ पर मुझे फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज, शॉर्टकट में FC बोल दिया मैंने, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किस पे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस पर भी आप फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हो उस पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने हैं, उसकी फ्री स्टेट में कैसे है वो, उसमें आपका, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं, उसमें से माइनस करना है आपको क्या, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जिसको आप लोन पेयर भी बोल देते हैं, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ वैलेंस या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी आप बोल सकते हो। और साथ में है हाफ ऑफ नॉन नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
तो ये पूरे का पूरा आपको ऐड करके इसका हाफ करके ना फिर इसमें ऐड करके फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए ऑक्सीजन का अगर मैं यहाँ पे फॉर्मल चार्ज निकालना चाहूँ ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर आप निकाल सकते हो। तो देखिए ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही होते हैं, 6 होते हैं। 6 में से माइनस कितने करने, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6, 6 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं प्लस हाफ ऑफ आपको नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो बीच में क्या बना, बॉन्ड, एक बॉन्ड आया, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हाफ ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको माइनस करने, तो 2 2 1 ज़ा 2, 6 और एक 7, तो 6 में से 7 माइनस होता है तो -1। तो यानी यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -1 आ गया, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1। ठीक है। अब आप फॉस्फरस पे निकाल लीजिए। तो फॉस्फरस पे आप निकाल रहे हैं फॉर्मल चार्ज, तो फॉस्फरस पे क्या फॉर्मल चार्ज बनता है, फॉस्फरस के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड लोन पेयर, लोन पेयर तो कोई है ही नहीं फॉस्फरस के ऊपर की, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो लोन पेयर 0, प्लस साथ में हाफ ऑफ कितने लेने हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो सारे ही बॉन्डेड हैं इसमें, तो 2 2 4 2 6 2 8, तो 8। तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना आता है, 5 में से 4 गया, दैट इज़ +1। सो हियर द फॉर्मल चार्ज ऑन फॉस्फरस इज़ +1। अब फॉस्फरस का फॉर्मल चार्ज तो निकाल दिया आपने, बट क्या यहाँ पर आपका टोटल फॉर्मल चार्ज तो 3 नेगेटिव है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि आपको चार्ज जो है वो मिनिमम रखना है। लुईस स्ट्रक्चर स्टेबल कब होगा, ध्यान रखिएगा, लुईस स्ट्रक्चर स्टेबल तभी होगा जब उस पर मिनिमम फॉर्मल चार्ज आएगा। क्या आएगा, मिनिमम फॉर्मल चार्ज। अब इस फॉर्मल चार्ज को मिनिमम करने के लिए आप यहाँ पर बॉन्ड बना सकते हो इस ऑक्सीजन और इस फॉस्फरस के बीच में। तो जैसे ही ये बॉन्ड बन जाएगा, बाकी जो ऑक्सीजन्स हैं आप देख सकते हो, फिर आप इन पे फॉर्मल चार्ज निकाल लेना, इस पे 0 आएगा, इस पे फॉर्मल चार्ज भी 0 आएगा, निकाल कर देख लीजिएगा, इस पे -1 आएगा, इस पे भी -1 आएगा, इस पे भी -1 आएगा। ठीक है। तो अब आप जो है देखोगे तो नाउ इट इज़, अभी ये स्ट्रक्चर कंप्लीट बन चुका है और इसको आप बोल सकते हो इट इज़ PO4 3 नेगेटिव। तो टोटल फॉर्मल चार्ज इस पे -1 -1 -1, तो टोटल पे 3 नेगेटिव। तो इन्होंने एक ऑक्सीजन पे पूछा है, तो एक ऑक्सीजन पे हमारा फॉर्मल चार्ज बनेगा -1। सो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर।